हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड्स बहुत ही नज़दीक आ गए। तो एकदम हूबहू जैसा आपके बोर्ड्स में आता है वैसा ही पेपर का सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है आपके। तो आपके पेपर में दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि 70 होते हैं। उस 70 में से आपको सारे नहीं करने, उस 70 में से सिर्फ 35 करने होते हैं आपको। और सभी की मार्किंग 1 मार्क्स ईच होती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में पहले तो शॉर्ट आंसर टाइप 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 10 को आपको आंसर करना होता है। उसके अलावा 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 3 आंसर करना होता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं हम लोग। ये पहले इंस्ट्रक्शन है, आपको इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली एग्जाम में पढ़ना होगा एक बार। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर मीटिंग। इसमें से देखो चार यहाँ पे बनाए गए हैं। जब हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, और उसके बाद ऑफस्प्रिंग का सिंबल। और अगर एक सिंगल लाइन बनी हुई होती है तो वो होती है मेटिंग की लाइन। ठीक है, तो यही वाली हमारा करेक्ट आंसर है। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो इसमें से देखो ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस में लिखा है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और फिनाइलकीटोनुरिया। तो जैसा कि आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जेनेटिक्स में लास्ट में पढ़ा ही था कि डाउन सिंड्रोम तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है, क्लाइनफेल्टर भी आता है, टर्नर भी आता है, एक फिनाइलकीटोनुरिया हमारे पास रिमेनिंग है जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एकदम आपके एनसीईआरटी की लाइन से जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वेरी इजी, बस उसको रिवाइज करते रहने से आपको क्या होगा कि वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस में विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल हेट्रोगेमेटी इज फाउंड। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस था जिसमें हमने देखा था कि बर्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट जो होता है वो फीमेल्स में बनता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्लियर है, फिर भी एक बार चारों ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बीज या कैट। तो हमें पता है हमारा करेक्ट आंसर होगा बर्ड्स। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस प्लांट इज नोन एज। हेट्रोजाइगस प्लांट में जो ट्रेट एक्सप्रेस करे अपने आप को उसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ऑप्शंस में है डोमिनेंट, रिसेसिव, को डोमिनेंट या पार्शियली डोमिनेंट। तो हमें पता है हमारा करेक्ट आंसर है डोमिनेंट। इसके बाद चलते हैं एबीओ में कौन कौन से जीनोटाइप्स होते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में जब तुमने देखा तो तुम्हें पता है कि निकल के जो फिनोटाइप आता है वो 4 टाइप का आता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब यहाँ पे जीनोटाइप्स पूछा जा रहा है तो जीनोटाइप्स के कॉम्बिनेशंस बनाओ। ए के लिए या तो आई ए हो सकता है या फिर आई ए और स्मॉल आई हो सकता है ना। ऐसे ही बी के लिए आई बी, आई बी हो सकता है या फिर आई बी और स्मॉल आई हो सकता है। ए बी के लिए एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, आई ए आई बी होना होगा। और ओ के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जीनो टाइप्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 बन के आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल जीनो टाइप्स होते हैं 6। ठीक है, इसके बाद देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड रिकॉम्बिनेशन मैप। ये वाला क्वेश्चन भी हमने हमारी एनसीईआरटी की लाइन से है कि इसमें से किस साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था। मेंडल ने, स्टुअर्ट वेंट ने, सटन एंड बोवेरी ने या फिर मॉर्गन ने। तो हमें पता है हमारा करेक्ट आंसर है हमारे पास स्टुअर्ट वेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वेयर प्रोपाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपका जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था मेंडल का, उसके बाद मेंडल ने 2 लॉज दिए थे। ठीक है, जो कि था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इसमें अभी ऑप्शंस क्या क्या है। ओनली 1 सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं था, ओनली 2 सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 1 एंड 2। तो हमें हमें पता है हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है सी। वेरी इजी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बन के आते हैं तो आपको बार बार बस एनसीईआरटी को रीड करते रहना है। अब देखो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो जब भी न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। अब आगे आकर के डिफरेंस क्या होता है। डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ये में मिल जा रहा है राइबोज शुगर। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा रीजन जो है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन देर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन्ड बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देखो
पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय फॉस्फेट शुगर। बात सही है, पर फॉस्फेट शुगर का कोई रोल नहीं है इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने में डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के बीच। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन इसका भी कोई रोल नहीं है कि डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो इक्वल हों। तीसरा, द बेसिस इन द टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर। ये बात भी सही है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट रीजन। चौथा ऑप्शन है, इन डीएनए प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पिरिमिडीन। तो हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ही क्लियर सी लाइन लिखती है कि इन डीएनए स्ट्रैंड प्यूरिन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू पिरिमिडीन which results in equal distance maintained between two polynucleotide strands of DNA। बिल्कुल सीधी सी लाइन है, बहुत ही इजी बस लाइन से क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले, इसीलिए इसको करना बहुत ही आसान है। आओ तो फिर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। इसमें से कौन सा जो है वो डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए रीजन नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन कह रहे बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बात सही है, रिपेयर इज पॉसिबल इन डीएनए। इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन पेंटोज शुगर। अब ये वाली जो बात है, देखो ये जो है कह रहे हैं कि एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर, ये बात तो गलत हो गई ना। जब आरएनए होता है उसमें राइबोस शुगर होता है, उसमें टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, मतलब टू पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाली जो ऑप्शन है ये गलत है। दिस इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अच्छा, एक और लास्ट ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए। थाइमीन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरासिल इन डीएनए। ये बात तो स्टेबिलिटी में बढ़ावा देती है ऑब्वियसली, इसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है, the process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and radiating to other geographical areas is called as। अच्छा, ये भी हमारी एनसीईआरटी की बिल्कुल सी लाइन है ना। जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर जोग्राफिकल एरियाज। इसको क्या कह रहे थे, जैसे देखो तुम ऐसे भी कर ले जाओगे, यहाँ पे रेडिएटिंग है, तुम्हारे किस ऑप्शन में रेडिएटिंग वर्ड आ रहा है, रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस को देख लो। स्पीसिएशन ये तो नहीं, ये तो नई स्पीशीज का बनना है। नेचुरल सिलेक्शन भी ये नहीं है, ये डेफिनेशन गलत है। जीन फ्लो भी इसको जीन फ्लो के लिए भी ये डेफिनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर है सी, अडेप्टिव रेडिएशन। चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए पहले हम चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, इसमें से कोई 3 सही होगा और कोई एक ही गलत होगा, उस गलत को आंसर करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हाल्डेन। देखो, Oparin and Haldane, the first form of life would have come from pre-existing non-living organic molecules। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो लिखी है हमारी एनसीईआरटी ने। दूसरी ऑप्शन, फ्री ऑक्सीजन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली शुरू में तो ऑक्सीजन नहीं था, इनऑक्सीजेनिक नेचर था हमारे एनवायरमेंट का। तीसरा, इफ इट इज सपोज्ड, ये इट है, इट इज सपोज्ड दैट इट इज सपोज दैट अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। सही बात है, ये भी बात ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि इन हिज एक्सपेरिमेंट मिलर यूज्ड ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट 800 डिग्री सेल्सियस। देखो बाकी चीजें तो ठीक है, मीथेन ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है, अमोनिया ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी ठीक है। बस ये वाली बात इन्होंने गलत लिख दी, उसमें उन्होंने ऑक्सीजन को नहीं डाला था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है आंसर क्वेश्चन के लिए। अब आगे चलते हैं। देखो, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इसमें से कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी? एलेक्स जेफरीज, लालजी सिंह, वॉटसन एंड क्रिक या फिर क्रिक। तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, एलेक्स जेफरीज साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को इनिशियली डेवलप किया था। आगे की क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 14, कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू लैकोपेरॉन। चलो अभी लैकोपेरॉन को याद करते हैं। लैकोपेरॉन में क्या कहते हैं, तुम्हारे पास 3 जीन्स होते हैं,
तो अभी इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ पर बाइंड करता है। तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन जो है, तो वो हमने देखा था आइजीन के साथ नहीं, वाइजीन के साथ नहीं, ये हमारे ऑपरेटर रीजन में जाके बाइंड करता है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन में आइजीन है, वाइजीन है, ऑपरेटर रीजन है और प्रोमोटर रीजन है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटर रीजन। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, 15, हाँ। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कंफर्म्ड पेनिसिलिन एज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इन सभी साइंटिस्ट में से कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, कंफर्म किया था पेनिसिलिन। तो हम लोग क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पेनिसिलिन के कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है कि किन्होंने कंफर्म किया था कि पेनिसिलिन एक पावरफुल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। इसके लिए हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्कवरी की बात की जाती, अगर यहाँ पर कंफर्मेशन की जगह डिस्कवरी की बात करते, तो हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कंफर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्म पेनिसिलिन एज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस साइट्रिक एसिड। हमारे पास टेबल है हमारे एक चैप्टर में, और उसके बाद जिसमें लिखा हुआ है सारा ही, एसिटिक एसिड तुम्हारा और साइट्रिक एसिड, इन सभी के बारे में तो हम लोग को ये पता है अच्छे से कि साइट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेप्टोकाइनेस, इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। ये बात तो ठीक है। इट फंक्शंस एज इम्यूनोसप्रेसेंट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इज एन एंजाइम। चारों देखो ऑप्शंस। तो इसमें से हम देखते हैं कि ये वाली जो बात है क्लॉट बस्टर वाली, ये एकदम ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाया है इसको, ये बात भी ठीक है। नाम से ही तुमको पता चल रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकोकस ही स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाएगा और ये एक एंजाइम है। तो द ओनली ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज कि इट फंक्शंस एज इम्यूनोसप्रेसेंट। ये क्लॉट बस्टर के जैसा काम करता है और ना कि इम्यूनोसप्रेसेंट के जैसा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा के बारे में हम लोग तब पढ़ रहे थे जब हम लोग रिंग वॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इट इज अ फ्री लिविंग फंगस। ठीक है, इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम, नहीं ये बात तो गलत है। इट इज अ फ्री लिविंग फंगस एंड नॉट बैक्टीरियम। तो यहाँ पे हमें हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मिल गया है, पर फिर भी हम लोग बाकी के दोनों ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। इट इज इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, यस ये बात भी हम लोग पढ़े हैं। यूजुअली इट इज फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम, ये बात भी ठीक है इसके बारे में। तो द ओनली ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज इट इज फ्री लिविंग बैक्टीरियम। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई टर्म्स माइकोराइजा। इनमें से कौन सा फंजाई जो है माइकोराइजा के उसमें आता है, कौन सा ये माइक्रोराइजा बनाता है? तो इसमें से जो तुम्हारा पहले चारों ऑप्शंस पहले देखते हैं, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा, यीस्ट या पेनिसिलिन। तो हमें पता है ग्लोमस जो है वो ही माइक्रोराइजा के अंदर आता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें हमारी एनसीईआरटी की ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है ना, हिपोक्रेट्स या विलियम हार्वे या फिर लैंडस्टीनर या फिर एंथोवेन। तो हमको पता है कि विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने ही गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड किया था। कैसे? जब उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया था कि नहीं ये कोई ब्लैक बाइल वाली बात सही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन को इन्होंने ही डिस्कवर किया। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज फॉल्स, इज फॉल्स। जब भी क्वेश्चंस पढ़ो तो ऐसा अगर कोई ये आ जाए कि विच इज इनकरेक्ट या विच इज फॉल्स, उसको अंडरलाइन कर लो ताकि तुम गलती से गलत ऑप्शन ना पढ़ पाओ। मान लो कि तुम्हें लगे कि कौन सा ये सही बात है, तो फिर तुम अगर इसको वो कर लो, मान लो फॉल्स को तुम ध्यान नहीं रख पाओ और पहला ही ऑप्शन पढ़ो जो कि सही था और तुमने वो कर दिया, बाकी के तुमने ऑप्शंस ही नहीं पढ़े। तो पहले जो ये कीवर्ड्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले अंडरलाइन करो और सारे ही ऑप्शंस पढ़ो। पहला, इट इज अ डिप्रेसेंट, बात सही है। इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन, ये भी बात सही है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये भी बात ठीक है। इट इज कॉल्ड एज कोक, नहीं ये बात गलत है। इसके बाद चलते हैं।
देखो, द स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स थ्रू ब्लड टू डिस्टेंट साइट इज कॉल्ड। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है इनकी खास बात क्या थी, ये हमने पढ़ा था कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाते हैं ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते, यही तो इनका सबसे खराब या सबसे सीरियस बात है, सबसे ज्यादा डरावनी बात है। और उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेटास्टेसिस। फिर भी चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू न्यूप्लास्टिक सेल्स नहीं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन भी नहीं। ऑप्शन ए मेटास्टेसिस इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। एड्स के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? अगेन तुम्हें ये अंडरलाइन कर लेना है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। चलो, इट इज अ वायरल डिजीज। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस करता है इसको। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बात ठीक है। देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो तुम्हारे पास ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑब्वियसली चौथा गलत होगा, चौथा फिर भी पढ़ लेते हैं। इन एड्स देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। नहीं, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स की नंबर्स में कमी आती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विथ एंटीजेंस। तो तुमको पता है कि लिम्फोसाइट बनते और मच्योर होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनते भी हैं, कभी कभी मच्योर भी होते हैं। अभी ये जो तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इसमें ही आकर के तुम्हारे लिम्फोसाइट्स का इंटरैक्शन होता है एंटीजन से। तो हमारे पास चार ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन हमको मिल गया है, विच इज बोन मैरो नहीं, थाइमस ग्लैंड भी नहीं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी नहीं, वो है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइफॉइड, एड्स या कैंसर। ऑटो इम्यून डिजीज में हमने पढ़ा था रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अब देखो, अब आ गया है कि विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर abundant इन द कोलोस्ट्रम secreted by mother during the early days of lactation। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। आईजीए, आईजीएम, आईजीजी या फिर आईजीई। हमने पढ़ा है आईजीए जो होता है वो ही कोलोस्ट्रम में होता है, जो कि इनिशियल डेज में सिक्रीट किया जाता है, विच इज आईजीए। ओके, तो हमें मिल गया है हमारा करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। एमीबिक डिसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे भी इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ना कि करेक्ट। ठीक है, एंटमीबिक एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है एमीबिक डिसेंट्री करती है, ठीक बात है। स्केरियासिस जो होता है वो स्केरिस की वजह से होता है, ये भी बात ठीक है। फाइलेरियल वॉर्म है हमारे पास, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्ट है, ये भी ठीक है। उसके बाद है तुम्हारे पास राइनो वायरस जो न्यूमोनिया कराती, नहीं राइनो वायरस न्यूमोनिया नहीं, कॉमन कोल्ड कराती है ना। तो हमारे पास ऑप्शन डी ही करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टाइफॉइड। टाइफॉइड के बारे में गलत स्टेटमेंट, अगेन ये लोग गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं। टाइफॉइड के बारे में पहला, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। टाइफॉइड तुम्हारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो कि एक बैक्टीरिया है वो कराती है ना। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत आ रहा है। इसके बाद है द टाइफॉइड फीवर इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। अभी देखो, यहाँ पे भी ये इन्होंने पूछा इनकरेक्ट वाला पूछना है, तो पहले हमें मिल गया है, फिर भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। टाइफॉइड फीवर इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, ऑब्वियसली विडाल टेस्ट से ही कंफर्म करते थे। नेम ऑफ मैरी मेलन इज एसोसिएटेड विद इट। मैरी मेलन का नाम ही टाइफॉइड मैरी हो गया था। इट्स इन्फेक्शन स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बात भी ठीक है। हमारा जो ओनली ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। अब चलते हैं। द प्रोटीन दैट कॉटन बॉल वर्म्स आर इनकोडेड बाय विच जीन्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ढंग से पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चैप्टर, उनको ये लाइन याद है कि कॉटन बॉलवॉर्म में कौन से जीन्स होते हैं, जीन क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। ठीक है, फिर भी तुम सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे। ठीक, और हमारा करेक्ट आंसर है जीन क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। आगे, इसमें से कौन सा चेन जो है मच्योर इंसुलिन में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मच्योर इंसुलिन। तो जिन लोगों ने भी अगेन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चैप्टर ढंग से पढ़ा है उनको एनसीईआरटी की ये वाली लाइन याद होगी
कि अभी ऑप्शन देखो पहले, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, पॉलीपेप्टाइड चेन सी, या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड एब्सेंट होता है मेच्योर इंसुलिन में? तो हमको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन सी जो होता है वो तुम्हारे मेच्योर इंसुलिन में एब्सेंट होता है। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन वाला ऑप्शन देखो, पीसीआर नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं, एलिसा यस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नहीं। तो हमारा जो एलिसा है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे बेस्ड है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ मेलिडिगाइनी इनकॉग्निशिया इन टोबैको? इस बारे में, ये वाली भी एनसीईआरटी की लाइन से है, जब आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो उसमें ही था ना, मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया का इन्फेक्शन रोकती है। फिर भी चारों ऑप्शंस देखते हैं। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन नहीं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं, आरएनए इंटरफेरेंस होगा, जीन थेरेपी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे चलो, गोल्डन राइस इज रिच इन विच वाइटामिन? गोल्डन राइस की जब बात करते हैं, गोल्डन राइस में वाइटामिन रिच, उसको वाइटामिन ए रिच बनाया गया था उसको। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। When very few bacteria or viruses are present in an infected person, which technique can be used to identify them? जब बहुत कम माइक्रोब्स हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन में और जानना है कि कौन सा माइक्रोब है वो, और तो फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे कोविड में भी ये हो रहा था ना, तो क्या कर रहे थे, पीसीआर करते थे। पीसीआर करते इसलिए हैं कि नंबर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा सके माइक्रोब का। ठीक है, इसके लिए हम लोग पीसीआर करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस बाय पीसीआर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किस बैक्टीरियम का प्लाज्मिड यूज किया गया था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? ठीक है, ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। चारों ऑप्शंस देखते हैं, इकोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, या एगोरोबैक्टर ट्यूमिफेशियंस, या साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ये वाला भी हमको पता है, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलो, विच एंजाइम लिंक्स द जीन टू द वेक्टर? कौन सा एंजाइम जो है जीन को वेक्टर से जोड़ता है? तो जब भी जोड़ने की बात आ जाएगी तो तुमको पता है लाइगेज, लाइगेज यूज किया जाएगा जोड़ने के टाइम पे। आगे चलो, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? हिंद 2, ये हमने पढ़ा है। आगे चलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रैगमेंट किधर मूव करता है? डीएनए फ्रैगमेंट नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड की तरफ मूव करता है। चारों ऑप्शंस ध्यान से देखना है, उसके बाद ही करेक्ट आंसर को चूज करना है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ क्लोनिंग वेक्टर? एक क्लोनिंग वेक्टर में इनमें से कौन सा फीचर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है? तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ऑप्शन बी सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन सी इज क्लोनिंग साइट, और तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाता है ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेलेक्टेबल मार्कर। तो देखो, ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है ना, हमें एक से ज्यादा सिलेक्टेबल मार्कर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ऑलवेज। हमारे पास यहाँ पे जो है ऑलवेज नहीं चाहिए होता है मोर देन वन सिलेक्टेबल मार्कर, हमको एक या एक से ज्यादा ऐसा लिखती है हमारी एनसीईआरटी। तो यहाँ पे ऑलवेज होने की वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल? इनमें से कौन सा यूटिलाइज किया जाता है डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल्स में डालने में? एग्रोबैक्टीरियम, टूमीफेशियंस, रेट्रोवायरस, जीन गन, या ऑल ऑफ द अबव? देखो, जब प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग एग्रोबैक्टीरियम, टूमीफेशियंस की बात करते हैं, जीन गन की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमें पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली एनिमल सेल के बारे में, तो हम रेट्रोवायरस ही लगा के आएंगे, क्योंकि एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टीपल कॉपीज जल्दी जल्दी बनाने, जल्दी जल्दी डिवाइड करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए। आगे, कौन सा एंजाइम यूज करोगे बैक्टीरियल सेल से उसका डीएनए निकालने के लिए? तुमको पता है, तुम लाइसोजाइम का यूज करोगे बैक्टीरियल सेल से तुम अपना डीएनए निकालने के लिए। तो हमको हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है। आगे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस? इंडोन्यूक्लियस के बारे में, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने को बोला गया है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर अ टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक बात है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट के बाद भी ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सीक्वेंसेस इन डीएनए रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक, मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है
वो डीएनए सीक्वेंस में यहाँ पे ये इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इन डीएनए पैलिंड्रोम। यस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। नहीं भाई, एम्पलीफिकेशन कर देता तो फिर पीसीआर की जरूरत क्या पड़ती। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है डी। आगे चलते हैं। Which term is used to describe asexual reproduction that mimics sexual reproduction? इसमें हमने पढ़ा है, हमारी एनसीईआरटी की लाइन है एपोमिक्सिस, जिसमें क्या होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता और अरे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। आगे चलो, एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें से किसमें थैलेमस का रोल नहीं होता है? तो हमने पढ़ा था जब फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट पढ़ रहे थे तब, कि अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी फ्रूट बनाए तो ट्रू फ्रूट है, बाकी अगर थैलेमस ले ले तो ट्रू फ्रूट नहीं होता है। तो ये सारे फॉल्स फ्रूट्स होते हैं ना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ओनली टमेटो इज द करेक्ट आंसर। इसमें थैलेमस का रोल नहीं होता है फ्रूट बनाने में। आगे चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द इंडोस्पर्म? इंडोस्पर्म किस में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है? पी, ग्राउंडनट और बीन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जाम्पल है। इंडोस्पर्म इसमें नहीं बचता, इंडोस्पर्म सिर्फ बचता है कोकोनट के अंदर। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? ये तो हमने तब भी किया था जब हम लोग ये वाली चैप्टर पढ़ रहे थे ना। जाइगोट एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट ही बड़ा होकर एम्ब्रियो बनेगा। स्क्यूटलम कॉटिलेडोन ऑफ ग्रास फैमिली को स्क्यूटलम कहते हैं, एकदम ठीक बात है। यक्का स्पीशीज ऑफ अ मॉथ, ये भी ठीक बात है। और लास्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक 2 और 3 सेल। तो हमको पता है एम्ब्रियो सैक 2, 3 सेल नहीं होता है, एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो हमको पता है कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, आगे चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग aquatic प्लांट पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर? तो इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखा था कि जिसके भी नाम में वाटर हो उसका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है हाइड्रिला, जूस्टेरा, वेलिस्नेरिया और वाटर हाइसिंथ। हमको पता है वाटर हाइसिंथ इज द करेक्ट आंसर, इसके नाम में वाटर है। आगे, वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, वो सरफेस पे होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, ना कि वाटर के थ्रू। आगे, what is the transfer of pollen grain from one flower of to the stigma of another flower? देखो, one flower another flower, लेकिन इन द सेम प्लांट है। तो हमने देखा था 3 टाइप के होते हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अगर सेम फ्लावर की क्या हो जाए, स्टिग्मा पे आ जाए। जिटोनोगेमी तब सेम प्लांट हो लेकिन दोनों फ्लावर अलग हो। तो ये हमारा केस वही है, सेम प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, जिटोनोगेमी। आगे, which of the following statement is true about human testes? They are situated outside the abdominal cavity, बात ठीक है। They are present in scrotum, ठीक है। Being in the scrotum helps in keeping the temperature of testis. Keeping the temperature नहीं ना, टेस्टिस का टेम्परेचर डाउन रखने के लिए उसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक के अंदर रखा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसके बाद ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, करेक्ट बात है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। आगे चलो, देखो, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, ठीक बात है। इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन्स बनाती है, ये बात भी ठीक है। फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, नहीं भाई, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है, ठीक है। वही इनकरेक्ट पेयर ही ढूंढना था। आगे, कौन सा सीक्वेंस सही है? देखो, सबसे पहले तो जो सेल्स बनाती हैं स्पर्म को वो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, तो सबसे पहले वही आएगी। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटेड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। ये तो सही लग रहा है। इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो चार ही ऑप्शंस देखने पे हमको दिख रहा है कि पहले इसमें ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी, देन स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटेड और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया का सीक्वेंस गलत आ गया, एक गलत जगह पे आ गया। उसके बाद क्या, ऑप्शन सी में स्पर्मेटेड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजोआ। नहीं, ये वाला भी सीक्वेंस सही नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया तो सबसे पहले आना चाहिए ना, सबसे वहां से ही शुरू होता है। उसके बाद है स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनिया का सीक्वेंस जो है गलत आ रहा है। तो हमको पता है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन है ए।
अब कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्के, मेनोपॉज, ईस्टर साइकिल। मेनार्के, एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी इजी क्वेश्चंस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो में बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए सीटी स्कैन, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी पीसीआर या ऑप्शन डी एमनियोसेंटेसिस। एनसीईआरटी की लाइन है, हमने पढ़ा था कि एमनियोसेंटेसिस करते हैं। क्यों? एमनियोटिक सैक से थोड़ा सा लिक्विड लेकर के उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। इसका मिसयूज क्यों करते हैं? जेंडर देखने के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? एक कंट्री की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में ये कौन सा रीजन नहीं है? तो यहाँ पे भी वही नॉट वाली बात है। तो नॉट को पहले तुम अंडरलाइन कर लो, चारों ऑप्शंस पढ़ लो। पहला ऑप्शन, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। दूसरा ऑप्शन, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तीसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है ये तीनों ही ऑप्शंस को, ये तीनों ही रीजंस को मेंशन करती है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए, कि डेथ रेट में एक रैपिड डिक्लाइन आना, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। चौथा ऑप्शन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसकी बात एनसीईआरटी नहीं करती कि इसका ऐसा कोई रोल नहीं है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? चार ऑप्शन, ट्राइकोफाइटॉन, न्यूमोनिया, गोनोरिया और टाइफाइड। तो हमको पता है ये तीनों तो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, सिर्फ गोनोरिया ही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली वंस इन लाइफ स्पैन? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चार ऑप्शन देखो, बैम्बू, बर्ड्स, गुआवा और मंकीज। तो हमको पता है बैम्बू जो होता है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक ही बार बहुत सारी फ्लावर्स बनते हैं और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। चलो फिर इसमें हमको पता है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, बैम्बू, क्योंकि बैम्बू सिर्फ अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल ओपुंशिया इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओपुंशिया को पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वहां पे उसके नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए एक टाइप के मौत को इंट्रोड्यूस किया गया था। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन है, वेरी इजी। इसके बाद आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्रिडेशन? रोल ऑफ प्रिडेशन, ठीक है, जो प्रिडेटर्स, रोल ऑफ प्रिडेटर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो जो प्रिडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ कंडुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बात ठीक है। एक उसके बाद, कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ऑब्वियसली प्रे को खा के उनके पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। तीसरा, हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये बात भी ठीक है। चौथा, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज। नहीं भाई, कोई भी प्रे स्पी कॉम्पीट नहीं करेगा आपस में प्रिडेटर से मरने के लिए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज? एक स्पीशी का फिटनेस जो है दूसरे स्पीशीज के प्रेजेंस में डिक्रीज कर जाए, ऐसे वाले इसको कहते हैं हम लोग कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन में होता है। इसके बाद, द इंटरैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। तो ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन है। कमेंसलिज्म जब पढ़ रहे थे, कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स में क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन ही आता है। ठीक है, कमेंसलिज्म। ठीक है, आगे, अगला, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN 2024 इज स्लाइटली मोर देन 1.5 बिलियन। ठीक है, आगे, where was the World Summit on Sustainable Development in 2002 held? It was held in Johannesburg. चारों ऑप्शंस में देख लो, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क, पेरिस या जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में हुआ था। उसके बाद इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरोली यूजफुल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी? नैरोली यूजफुल का मतलब जो कि उतना वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो चारों ऑप्शंस देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए यूजफुल, जो सबसे कम यूजफुल तुम्हें लगे वो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, यस।
काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर होता ही है बाय कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, मेजर रोल इन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम में। तीसरा, पॉलिनेशन, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा पॉलिनेशन में वो उसका बहुत बड़ा रोल होगा। चौथा, एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक मतलब सुंदर लगे, जो सुंदर सा लगे। तो ये जो है ये भी ऑब्वियसली रीजन है, लेकिन अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं तो ये वाला रीजन बहुत ही लेम है। ये ऑप्शन वेरी नैरोली यूजफुल है, ये यूजफुल आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो देखो यहाँ पे जो भी है ऑप्शंस उसमें से देखना है, गोल्डन टोड, किकलिड फिशेस, स्टेलर सी काउ या एबिंगडन टॉर्टोइस। तो हमको पता है जो स्टेलर सी काउ था इसका ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, जिसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया था। अगला, यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो 8.1% है। 2.4 देके कंफ्यूज मत होना, 2.4 तो उसके लैंड का वो है। अगला, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस रेट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस रेट को हम लोग कहते हैं, चलो तो इसमें हमको पता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं, ओवरऑल जो होता है उसको कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारा जो ये ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। चारों ऑप्शन पढ़ के जो अप्रोप्रिएट आंसर तुम्हें लगे वो लगाना होता है ना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो डिकम्पोजिशन में क्या क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन बी लीचिंग, ऑप्शन सी एनाबॉलिज्म, ऑप्शन डी ह्यूमिफिकेशन। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन तीनों ही चीजें जो हैं डिकम्पोजिशन में होती हैं। सिर्फ सी जो है एनाबॉलिज्म ये नहीं होता है डिकम्पोजिशन में। चौथा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 68, व्हाट परसेंट ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डू प्लांट्स कैप्चर। तो हमें पता है ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है पार जो है इसका 2 to 10% जो है प्लांट्स कैप्चर करती हैं। 69, द डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स विथ, बिगिन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसके साथ डेट्रिटस फूड चेन बिगिन करेगा? डेट्रिटस फूड चेन है तो डेट्रिटस फूड चेन जो है डेट्रिटस के साथ बिगिन करेगा। डेट्रिटस क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑप्शन ए देखो, विथ कैप्चर ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। नहीं भाई साहब, इसमें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन नहीं आएगा। दूसरा, विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी फिर भी देख लेते हैं। आफ्टर फीडिंग बाय सेकेंडरी कार्निवोर्स, नहीं नहीं। ऑप्शन डी आफ्टर फीडिंग बाय हर्बीवोर्स, नहीं। तो इट विल स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सहेली के बारे में सही है? दिस इज अ कंट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल, नॉन स्टेरॉइडल है, नॉट नन, वंस अ वीक पिल है, ये बात भी सही है। पिल्स टेकन कंटिन्यूसली फॉर, नहीं भैया, अगर ये वंस इन अ वीक होगा तो फिर कंटिन्यूसली कैसे लोगे इसको 21 डेज तक? तो ऑप्शन डी इज हमारा करेक्ट, क्योंकि वो गलत बात है सहेली के बारे में। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सेक्शन ए का जो 70, ये हमने अभी किया है। तो हमारे सेक्शन ए में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 35 ही करना है, सारे नहीं करने। सिंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग सारे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों ही है। शॉर्ट आंसर टाइप 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 करना होगा, और लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो हमारे पास 6 है, जिसमें से 3 करना है। तो चलो देखते हैं। What are sacred groups? Where are they found and what is their significance? सिंपल है, यहाँ पे आप उसको बस छोटा सा डेफिनेशन देंगे। शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स का है। डेफिनेशन देंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपके आंसर्स हैं। What are sacred groups? Sacred groups are those forested areas that are conserved by local communities due to their religious and cultural significances, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, कर्नाटका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। दे आर फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, जापान एंड चाइना। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब जगह पे पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ये डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करता है और इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करता है। प्रिजर्व सॉइल, वाटर एंड माइक्रो क्लाइमेट्स, होल्ड्स कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, सर्व्स एज अ नेचुरल कंजर्वेशन साइट। अच्छा, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में लिखने को है तो तुम सिर्फ इतना
और इतना अगर लिख के आ जाओ वेयर आर दे फाउंड तो चलेगा। अगर सिग्निफिकेंस में पूछा जा रहा है तब तुम इतना लिख के आओगे पूरा। इसके आगे चलते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? द पिरामिड ऑफ एनर्जी shows the flow of energy at each trophic level in an ecosystem. It is always upright as the energy decreases progressively due to loss of due to loss at heat transfer. अब देखो, अगर हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो बस इतना लिख के आ जाने से हमारा काम चल जाएगा। अगर बड़ा है तो हमको प्रॉपरली पिरामिड बना के दिखाना होगा, ट्रॉफिक लेवल्स उसमें दिखाने होंगे, ठीक है। उसमें प्रॉपरली तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स दिखाओगे और तब बना करके आओगे। लेकिन ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का है तो इतने से काम चल जाएगा। म्यूचुअलिज्म के बारे में है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? एक ऐसा टाइप का सिंबॉलिक इंटरेक्शन है जहां पे दोनों को फायदा होता है। तो वहां बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, जैसे कि लाइकेन, इसमें एल्गी और फंजाई दोनों का ही फायदा है। एल्गे उसको फूड देती है और फंजाई उसको शेल्टर देता है, ठीक है। सॉरी, एल्गे उसको फूड और शेल्टर देती है, फंजाई उसको प्रोटेक्शन एंड वाटर देता है। अगला, पॉलिनेशन में भी बीज और फ्लावरिंग प्लांट का म्यूचुअलिज्म ही होता है। हमारी एनसीईआरटी लाइकेन वाला एग्जाम्पल लिखती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसको कहते हैं? तो ये वो कहता है कि अगर दो स्पीशीज एक जगह पे एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, तो वो दोनों बहुत लंबे टाइम के लिए एक साथ एक ही जगह पर कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। एनसीईआरटी की लाइन से ली हुई क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके एनसीईआरटी की लाइंस में मौजूद है, ठीक है। वन स्पीशीज विल आउट कम्पीट द अदर लीडिंग टू एक्सक्लूजन और एक्सटिंक्शन ऑफ द वीकर कॉम्पिटिटर। यही होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो जिस ऑर्गेनिज्म से उसको लिया गया है उसके ही हिसाब से हम लोग उसको नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं उसका। पहला जो है वो उसके जीनस से आता है, जैसे इको R1 है ना आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इको R1 है ना, तो इसमें जो है ई जो है वो उसके जीनस से आया है। अगला दो जो है CO वो उसके स्पीशीज से आया है। ये जो R है वो उसके स्ट्रेन से आया है। और 1 जो है इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है जो रोमन न्यूमरल्स में लिखा आता है, ठीक है, इको R1। ऐसे ही सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का नोमेनक्लेचर बिल्कुल इसी तरीके से होता है। आगे चलते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग is a series of steps involved in the purification and recovery of desired products such as protein, enzyme, vaccines or antibiotics after it has been produced in a biotechnological processes, ठीक है। तो इसको इसी तरह से अगर आप फ्रेम करके लिखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि हमें आंसर्स पता होते हैं, हमको पता है क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है, बट वी कैन नॉट फ्रेम इट। तो एग्जाम से पहले एग्जाम वाले ही एनवायरनमेंट में बैठ करके 3 घंटे आप जब पेपर प्रैक्टिस करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप और अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, तब जाके आप एक्चुअल एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करके आएंगे, ताकि मार्क्स कटने का कहीं पे भी स्कोप ही ना बचे। अगला, सोमा क्लोन्स किसको कहते हैं? सोमा क्लोन्स आर प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर that are genetically identical to the parent plant from which they were derived. These clones are created using somatic, जिसको कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। अगला, बायोपायरेसी के बारे में पूछा था। बायोपायरेसी, जिसने भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चैप्टर पढ़ा है उसमें लास्ट में बायोपायरेसी के बारे में दिया गया है। refers to the unauthorized use or commercialization of biological resources, traditional knowledge or genetic material from one country or community by individuals या companies या organizations without compensating the original source or respecting their rights. इसका एग्जाम्पल हम लोग बासमती राइस का लेते हैं, ठीक। उसके बाद फ्लॉक्स किसको कहते हैं? तो वो जो फ्लॉक्स है, माइक्रोबियल फ्लॉक्स, जो आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्या होता है उसमें? बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि फिलामेंटस होते हैं, वो एक साथ बहुत सारे जाली जैसा बना लेते हैं और तुम्हारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और साथ ही साथ उनमें से कुछ इनोकुलम को वापस से डाल दिया जाता है। तो इसके बारे में देखो क्या लिखा है कि आर एग्रीगेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and extracellular substances that form in wastewater treatment system, particularly in activated sludge process. wastewater पढ़ते टाइम हमने अच्छे से पढ़ा था इसको। इसके बाद बायो फर्टिलाइजर किसको कहते हैं? वो एक कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जिनको अगर प्लांट में डालें या सॉइल में डालें तो वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं प्लांट्स के लिए। इसमें हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा है राइजोबियम का, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और फर्टिलिटी बढ़ाता है। और एग्जाम्पल्स हैं एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आपको लिख के आना है। इसके बाद है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स को किनको कहते हैं? ये क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है जो कि कैनबिस सटाइवा प्लांट से मिलते हैं। ये हमारे ब्रेन में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ बाइंड करते हैं। आगे अब यहाँ पे इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया था आपसे। एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट डेवलप इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्सपोज टू एन एंटीजन। ये दो तरह का हो सकता है, नेचुरल जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, एक बार अगर हो गया तो दोबारा नहीं होगा, या फिर दोबारा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू अ पैथोजन एंड डेवलप्स इम्यूनिटी आफ्टर इंजेक्शन, जैसे कि रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है? वैक्सीनेशन से मिलता है, जैसे कि पोलियो का वैक्सीनेशन देख लो। इसमें क्या करते हैं? पैथोजन से बॉडी को लाइक डिसआर्म्ड पैथोजन के साथ या वीकेंड पैथोजन के साथ हम लोग बॉडी का इंटरेक्शन कराते हैं एक बार, ताकि बॉडी स्मॉल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। क्यों? क्योंकि जब दूसरा रिस्पॉन्स आएगा वो तेज होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, फाउंडर इफेक्ट किसको कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें क्या होता है? छोटा सा जो ग्रुप है इंडिविजुअल का, एक बड़े पॉपुलेशन में से छोटा सा ग्रुप जो है वो कहीं और चला जाएगा, नई जगह जाएगा, वहां का वो फाउंडर होगा, इसीलिए इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। फाउंडर ग्रुप हो जाएगा, ये थोड़ा सा ही जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन्स किनको कहते हैं? तो ये वो ऑर्गन्स हैं इन डिफरेंट स्पीशीज दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर ओरिजिन, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। ये कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर से आते हैं। होमो, होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब ओरिजिन, तो जिनका स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करें। अगर एग्जांपल्स पूछा जाए, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, सिर्फ डिफाइन करने को बोला जाए, इतना आंसर लिखने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर एग्जांपल्स के साथ बोला जाए तो एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन देखो, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, कैट, व्हेल एंड बैट, इन सबका बोन स्ट्रक्चर सेम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीनों में है, तीनों सब में है, लेकिन सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। अब देखो, विंग्स ऑफ बैट एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन, इनका भी स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है। लीव्स ऑफ कैक्टस, लीव ऑफ अदर प्लांट, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। अब देखो, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को डिफाइन करने के लिए बोला था इसमें, आर शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सी डीएनए ऑफ एक्सप्रेस्ड जीन्स। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड कैटलॉग जीन्स दैट आर एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और कंडीशन, एडिंग इन जीनल डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। आगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या था? एक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि मेल्स को ही अफेक्ट करेगा। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ऑब्वियसली वो मेल्स को ही अफेक्ट करेगा, उसके लिए बहुत रेयर चांस है कि वो फीमेल्स को भी अफेक्ट करे। सर्टोली सेल्स के बारे में पूछा गया था। सर्टोली सेल्स वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज एन एसेंशियल ऑर्गन दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मैमल्स। ये एक लिंक बनाता है मदर एंड द डेवलपिंग फीटस के बीच। ये इसका क्रूशियल रोल होता है नरिश करने में, सपोर्ट करने में, उसके डेवलपमेंट में। रोल ऑफ प्लेसेंटा बहुत सारा है, न्यूट्रिएंट एंड ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, वेस्ट रिमूवल, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन सब है। तो आपको अगर शॉर्ट आंसर में ही अगर आपको उसके रोल्स के साथ लिखने को बोले तो पूरा लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ अगर डिफाइन करने को बोले वेरी शॉर्ट हो तो उतना ही लिख के आ जाएंगे। 2 मार्क्स का है तो इतना लिखने से सही रहेगा। अगला, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था? जैसे डबल फर्टिलाइजेशन पूछेगा आपको याद आ जाएगा कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, जहाँ पे 2 स्पर्म सेल्स जो थे वो ओव्यूल के अंदर 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा था ना, पोलर सेल्स में और एक्चुअल जो एग सेल था वहां पर। अब देखो लास्ट में है एक क्वेश्चन, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी एक फिनोमेना है जिसमें मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप्स। ये इसमें हमने ऑरेंज का या कोई भी सिट्रस फ्रूट का हमने एग्जांपल देखा था कि जहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियोस डेवलप कर जाएं, ठीक है। अब देखो 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जिनको हमने किया है। इस 20, अब जब एग्जाम में आपके पास ये 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप्स में से ना आपको सिर्फ 10 करने हैं, ना कि सारे करने हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये इनका सबका मार्किंग जो होता है वो 5 मार्क्स ईच होता है। 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से कोई सा भी 3 करना है। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। तो जब तुमको मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पूछा तो सारी चीजें जो भी तुमको
वर्ड्स में लिखनी है वो भी लिखोगे, साथ ही साथ मेगास्पोर डेवलपमेंट में कैसे लिखोगे। मियोसिस होता है, एक से ये पहले तो 4 बन जाते हैं, जिसमें से 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक से होता है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब वो जो एक आता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 बनता है, 4 बनता है, फिर उसके बाद 8 बन जाता है, और उन 8 का क्या हो जाता है, अरेंजमेंट अलग तरीके से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये 8 सेट हो जाते हैं, ये आप अच्छे से बता देंगे सारे सेल डिविजन्स बताते हुए। अगला क्या है, शॉर्ट नोट्स जैसा ही लिखने को बोला है। अगला ये 22 और 24 जो है वो गायब है, ठीक है, 22 और 24 ऐसे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपका क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। तो उसमें आप क्या लगभग एक पैराग्राफ में आप अच्छे से लिखेंगे डायग्राम्स बना के, एक पैराग्राफ और एक डायग्राम बनाने से आपका सही रहेगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसमें एंजाइम्स का रोल, 3 एंजाइम्स का रोल होता है मेनली, वो लिखना है। इसके बाद क्या है, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी के इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कौन सा, अक्वायर्ड और इन बॉन्ड। उसके बाद एक्टिव पैसिव सारे ही लिखोगे। इसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन। तो चलो इसके आंसर्स ही हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। जब मेगास्पोरोजेनेसिस पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल जो है वहां से एक स्पोर बनेगा, जो कि फाइनली फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये ओव्यूल के अंदर होता है, क्रूशियल स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। देखो एक डेवलपिंग ओव्यूल में क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम जो है वो पहले डिफरेंशिएट करती है, डिप्लॉयड है, इसके अंदर मियोसिस होता है। अब यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की भी बात आ जाएगी। इसमें क्या है, 2 बार डिवाइड करती है, 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ये करता है, इसीलिए एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, इनको डीजेनरेट मेगास्पोर्स कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट आगे कैसे होता है, पहले फिर माइटोटिक डिविजन होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 बार डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, उसके बाद उनका फॉर्मेशन कुछ अलग, ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग हो जाएगा। बाकी के जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो बन जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे होगा, इसमें 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है ना। 1 एग सेल, ये एक फीमेल गेमिट है जो कि फ्यूज करेगी मेल गेमिट के साथ। 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, 1 सेंट्रल सेल होता है और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, इतनी बातें थी तुम्हारे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, और एक डायग्राम प्रॉपरली बना के दिखाना है उसमें। अगला डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिससे कि सेल अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी बनाती है बिफोर सेल डिवीजन। डीएनए की कॉपी बना के सेम सेम डाल देना है, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हर डॉटर सेल में सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रहा है। अब इसमें देखो की एंजाइम्स कौन कौन से हैं, हेलिकेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। हेलिकेस को जनरली लाइक सिंपल डीएनए डबल हेलिक्स खोलने में यूज होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए को कट करता है। पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डीएनए लाइगेज लास्ट में जोड़ने में काम करता है। ठीक है, अगला तो इतनी चीजें थी तुम्हारे डीएनए एप्लीकेशन के बारे में जिसको तुम्हें लिखना है। अगला एनसीईआरटी पढ़ने से सिंपल, बहुत ही इजी है, कर ले जाओगे। 25th, द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। इम्यून सिस्टम के बारे में है ये वाला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या, इनेट एंड अक्वायर्ड लिखना है। इनेट में क्या लिखोगे, ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। अब जैसे ही पहला लाइन ऑफ डिफेंस आया उसके बारे में सारे लिखोगे, कौन कौन सा, फिजिकल बैरियर, जिसमें कौन कौन सा आ जाएगा, फेगोसाइटिक सेल इन्फ्लेमेशन, हिस्टामिन, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सारे ही लिखने हैं तुमको। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स के भी बारे में है। उसके बाद क्या है, अडेप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, ये स्पेसिफिक होता है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर पैथोजन से। अक्वायर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में अक्वायर किया जाता है स्पेसिफिक पैथोजन से एक्सपोजर के बाद। ये कैसे काम करता है, ये इसकी एबिलिटी टू रिमेम्बर पे काम करता है। इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, बी सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं, सब आपने पढ़ रखा है और आप सब लिख देंगे ऐसे ही पर्टिकुलरली प्रॉपरली फ्रेम करके। उसके बाद इम्यून रेस्पॉन्स में क्या है, सबसे पहला रिकॉग्निशन होगा, एक्टिवेशन होगा, ठीक है, फिर इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, और मेमोरी जो है
मेमोरी टी सेल्स जो है ये रिमेंबर कराती हैं, ताकि अगला जब रिस्पॉन्स हो तो वो हायर इंटेंसिटी का हो सके। इसके बाद दो तरह की इम्यूनिटी और पढ़ते हैं हम लोग, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कब होता है? जब बॉडी अपना खुद का एंटीबॉडीज बनाती है मेमोरी सेल्स के बाद। और पैसिव कब होता है? जब ये टेम्पररी होता है पैसिव, जब एक एंटीबॉडी जो है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर किया जाए, जैसे कि फीटस से मदर से फीटस में जाता है ना, प्लेसेंटा के थ्रू या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। अब देखो इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इन सीटू कंजर्वेशन किसको कहते हैं? जब स्पीशीज का कंजर्व करने के लिए उनको नेचुरल हैबिटेट या इकोसिस्टम्स में उनको हम कंजर्व करते हैं, उसको ही तो इन सीटू कहते हैं। अगर उससे बाहर ले जाएंगे तो उसको एक्स सीटू कहेंगे। उनके नेचुरल हैबिटेट में अगर उनको वो करते हैं तो फिर उसको हम इन सीटू कहते हैं, कंजर्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रोटेक्ट करते हैं उनको, मेंटेन करते हैं स्पीशीज को उनके ओरिजिनल लोकेशन पे, अलाउिंग देम टू लिव एंड रिप्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट वेयर दे नेचुरली अकर। इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज में सपोर्ट रहेगा उनके नेचुरल सराउंडिंग्स की वजह से। एग्जाम्पल्स क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, प्रोटेक्टेड एरियाज है। अच्छा, इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रू वेरियस मेजर्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्टेड एरियाज देते हैं। जैसे कैसे? एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था ना कि हमने क्या क्या किया है उन इन सीटू कंजर्वेशन के लिए। साथ ही साथ इंडेंजर्ड स्पीशीज का प्रोटेक्शन, एनफोर्सिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, ये सब लगा करके तो हमने अभी तक में लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें आपके सारे ही हमने ऑब्जेक्टिव किया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किया। तो बस ऐसे ही जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाए तो जहां पर भी पॉसिबल हो डायग्राम्स बना देना है। जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस में पॉसिबल नहीं है कि तुम ये डायग्राम ना बनाओ, ये बनाना ही पड़ेगा। इसमें प्रॉपरली एक पहले दिखाओगे कि कैसे मियोसिस करके उसने जब 4 सेल्स बनाए, 4 स्पोर्स बने पहले, जिसमें से 3 स्पोर्स डिजेनरेट कर गए, सिर्फ एक से ही फर्दर हुआ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ। तो इसी तरीके से आपको ही सारा ही बना करके दिखाना है। अब जैसे इन सीटू कंजर्वेशन का तो इसमें तुम तो नहीं बना पाओगे, तो जहां भी पॉसिबल हो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे तो प्रॉपरली सारे डेटा लिखने के बाद, सारी थ्योरी लिखने के बाद डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, जहां जो से हो सके वो सब करना है। बहुत ही इजी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है, 70 में से सिर्फ 35 करने हैं आपको, शॉर्ट आंसर भी 20 में से सिर्फ 10 करने हैं आपको, और लॉन्ग आंसर भी आपको 6 में से सिर्फ 3 करने हैं आपको। तो जो जिसके लिए आप बहुत ही श्योर हो कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप वही करेंगे। थैंक यू। अभी हम लोग फिर अगले मॉडल पेपर के लिए मिलते हैं।